हेलो दोस्तों, आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। और इस दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था चार्जेज ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट विल हेल्प मी टू क्रिएट मोर वीडियोज़, इट मोटिवेट्स मी बेसिकली। सो आप सब्सक्राइब करो और साथ में आपको नोटिफिकेशन भी जल्दी मिल जाएगा जब आप सब्सक्राइब करते हो। तो चलो फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब ये लॉ बेसिकली बोलता है कि दो चार्ज है आपके पास सपोज, या फिर इस यूनिवर्स में किसी भी दो चार्ज के बीच एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो होता है उस दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन होता है, एज वेल एज उसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था कि एनी टू मास इन द यूनिवर्स विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, यदि कोई भी दो मास है तो वो दोनों कहीं भी रखे हो, वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करता है। वो फोर्स होता है उस मास के प्रोपोर्शन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन चैप्टर में। मतलब जो फोर्स होता है वो दोनों मास के प्रोपोर्शन होता है। ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है, और डिस्टेंस हमारा r है। तो दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होता है, एज वेल एज उसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो इसी तरह हमने मतलब कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट था, उन्होंने दो चार्ज के बीच फोर्स को क्वांटिफाई किया। ठीक है, तो सपोज हमने चार्ज ये Q1 लिया और हमारा ये Q2 है, और हमारे दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस R है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ एनी टू चार्ज विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। अब ये चार्ज के बारे में हमने प्रॉपर्टी में पता था कि ये जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो देखिए दोनों डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये रिपल्सिव भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो फोर्स होगा दोनों के बीच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एग्जैक्टली सिमिलर एनालॉजी है जो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था। तो ये है कूलम्ब्स लॉ का। अपने कोई दो पॉजिटिव चार्ज सपोज आपने प्लेस किया, तो एक दूसरे पे ये क्या फोर्स लगाएगा, ये एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों फोर्स एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, अब चलिए यदि आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, एनी टू चार्ज separated at a distance r will exert a force on each other whose magnitude is proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, तो आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाले साइन को आप रिमूव करोगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला आएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स का, F भी हम सब्सक्रिप्ट लिख सकते हैं। एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा, अब ये ध्यान रखना मैंने अभी ये जो लिखा है ये मैग्नीट्यूड है, मैंने डायरेक्शन की बात अभी नहीं की है। हमेशा हम चीज़ों को ध्यान रखेंगे, मतलब कुछ चीज़ों को स्पेशली जहाँ हमें वेक्टर फॉर्म में अननेसेसरी उसको समझने का या फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम अब एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम डील कर रहे हैं तो हम उसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेपरेटली भी डील कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इंटायर फोर्स इन ए कॉम्प्लिकेटेड मैनर इन ए वेक्टर फॉर्म, हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज समझते हैं और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसको समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको याद रखना है इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव है। आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ भी मैग्नीट्यूड दे देता हूँ।
तो KQ1Q2/r²। ठीक है, इसकी डायरेक्शन की भी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले ये K की बात कर लेता हूँ। ठीक है, पहले डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ। सपोज यहाँ पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखना ये दोनों यदि पॉजिटिव होंगे तो ऑब्वियसली जो फोर्स होगा रिपल्सिव होगा। तो सपोज मेरे को इस पे फोर्सेस कंसीडर करना है, इस पे फोर्सेस बताना है कि इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ऑब्वियसली ये रिपेलर होगा इससे, तो ऑब्वियसली इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो इसको आप आई कैप लिख सकते हो। यदि इस पे बात करोगे तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और माइनस आई कैप बोल सकते हो। यदि मैंने पॉजिटिव यहाँ रखा और निगेटिव यहाँ रखा, ठीक है, दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में सपोज, तो अब इस पॉजिटिव पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड की तरफ, वो जो कि अट्रैक्टिव होगा, तो माइनस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड होगा Q1Q2/r²। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है KQ1Q2/r², और डायरेक्शन आप हमेशा डिसाइड करोगे उसके नेचर के अकॉर्डिंग। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो रिपल्सिव, नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो रिपल्सिव, और पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्टिव। तो उसको इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब चलिए इस K की बात करते हैं। इस K का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ SI यूनिट्स। क्यों मैं SI यूनिट्स बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ आप SI यूनिट्स आप निकाल सकते हो, या तो आप SI यूनिट्स बोलो या फिर SI यूनिट की वैल्यू डाल दो। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, Nm²/Coulomb²। सो Nm²/Coulomb², तो ये हमारा K का वैल्यू आ गया। तो इसको आपको याद रखना है। ये आप ध्यान रखना है कि ये जो हमने K का वैल्यू लिखा है जब ये दो चार्जेस वैक्यूम में प्लेस्ड हैं। ठीक है, मतलब कोई मीडियम नहीं है इसके बीच, मतलब जब कोई मीडियम नहीं है तो हमारा ये K का वैल्यू जनरली हम क्वेश्चंस में 95% क्वेश्चंस में या फिर मोर देन 95% क्वेश्चंस में हम ये K का वैल्यू 9 × 10⁹ Nm²/Coulomb² ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मेंशन नहीं किया होता है कि किस मीडियम। यदि मेंशन नहीं किया तो आपको ऑटोमेटिकली आपको एज्यूम करना है कि ये वैक्यूम में प्लेस्ड है। लेकिन यदि मीडियम चेंज होता है तो ये K की वैल्यू इतनी नहीं रहेगी, ये भी चेंज होगी। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला आएगा K'(Q1Q2/r²). अब इस K' को कैसे निकालेंगे उसी को समझते हैं। तो K' को कैसे निकालेंगे, यदि हमारा ये है, ये जो फॉर्मूला है हमारा ये वैक्यूम में है और यदि कुछ भी मेंशन नहीं है, और यदि मीडियम प्रेजेंट होता है, इफ मीडियम इज प्रेजेंट। अब अनलाइक, मैं इसको और समझाता हूँ। ठीक है, पहले मीडियम इज प्रेजेंट, तो दो चार्जेस के बीच Q1 और Q2 है और कुछ दूसरा मीडियम है। ठीक है, डिस्टेंस R है, तो जो फोर्स होगा वो K'(Q1Q2/r²). अब इस K' की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसी को समझते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो ये जो K है, इस K की वैल्यू होती है, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। मैं K' की भी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं K की बात कर रहा हूँ। K = 1/4πε0। इसको बोलते हैं, ये C कटा हुआ C एक तरह से ये ग्रीक सिंबल है जो कि एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, और एप्सिलॉन यहाँ पे सब्सक्रिप्ट यदि 0 है तो एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। आई थिंक ऐसे बोलेंगे मे बी। ओके, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो, अब इसमें मीडियम के कारण फॉर्मूला हमारा चेंज कर रहा है। जैसे हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था कि Gm1m2/r², यही दोनों में काफ़ी लार्ज डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स में, कि ग्रेविटेशनल फोर्स में अब मास के बीच कोई सा भी मीडियम है, मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, G की वैल्यू फिक्स होती है। G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11। तो यहाँ G की वैल्यू है 6.67 × 10⁻। अब ये चेंज नहीं होती, इसकी जो भी ऐसा यूनिट है Nm²/kg²। ठीक, लेकिन अब ये कूलम्ब्स लॉ में जो हमारा फॉर्मूला है K'(Q1Q2/r², अब ये मीडियम के साथ चेंज होती है, जो कि मतलब आपको वेरी रेयर ही मिलेगा कि मीडियम डिफरेंट है और आपको फॉर्मूला में K' की वैल्यू आपको निकाल के आपको यूज़ करना है। मगर फिर भी हम मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं तो हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो K का जो वैल्यू है वो 1/4πε0 होता है, और ये एप्सिलॉन है, ये एक्चुअली मीडियम का प्रॉपर्टी है जिसको कि हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी तो एक न्यू टर्म है, परमिटिविटी ऑफ, इसको फ्री स्पेस बोल देते हैं। क्यों फ्री स्पेस बोलते हैं, क्योंकि ये वैक्यूम की है।
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब परमिटिविटी जो ये क्वांटिटी है, इसको डिफाइन किया गया एक तरह से प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम जो चार्जेस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और चार्जेस के अंदर जो फोर्स लगते हैं दो चार्जेस के बीच, उस फोर्स को अफेक्ट करता है, तो उसको परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमारा एक टर्म है यहाँ पे जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक टर्म है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है। एप्सिलॉन आर, वो था हमारा एप्सिलॉन नॉट और ये हमारा एप्सिलॉन आर। और ये कैसे डिफाइन किया था, ये डिफाइन किया गया कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब इससे और आपको क्लियरिटी आएगी। ये एक तरह से आप देख लो, रिलेटिव डेंसिटी आपने पढ़ा होगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऐसे ही रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन किया गया। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी उस मीडियम की जितनी परमिटिविटी है डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और इस परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का जो वैल्यू होता है उसको आपको याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 SI यूनिट। SI यूनिट इसका K का रेसिप्रोकल होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो वैक्यूम की परमिटिविटी है। आपको यदि रिलेटिव परमिटिविटी क्वेश्चन में दी होगी तो आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकाल सकते हो ER इंटू E नॉट और एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो गया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब इसका रेशियो सपोज दे दिया, ये सपोज इसका रेशियो 4 दे दिया, ठीक है, ER की वैल्यू। तो एक्चुअल परमिटिविटी क्या होगी, 4 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और आप K डैश की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सपोज आपको K मैं लिखूँ, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और K डैश की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एक्चुअल वैल्यू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी हमारे पास फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इस दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको K डैश की वैल्यू आ जाएगी K के टर्म्स में, ठीक है। तो K बाई K डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आई थिंक ये ER हो जाएगा। तो K डैश की वैल्यू क्या आ गई, K बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो अब यदि रेशियो आपको दिया होगा, कभी कभी इस रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। इस ER को कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, जो कि बाद में आएगा। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ K, यदि K की वैल्यू आपको निकालना होगा तो K डिवाइड बाई ER। यदि ER की वैल्यू सपोज 2 दे दिया है तो आपको K डैश की वैल्यू K/2 फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो एक्चुअल फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू K/2 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। मगर मैंने बता दिया कि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मगर स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स में आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी बेसिकली द मीडियम प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होता है जो कि चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा कूलम्स लॉ था ये कि कूलम्स लॉ टेल्स यू अबाउट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल। अब चलिए इस पे बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स मेनली पूछा जाता है। तो 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स मैं कूलम्स लॉ पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो टाइप 1 प्रॉब्लम्स, तो मैं टाइटल लिख देता हूँ, प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ, ठीक है। टाइप 1 मैं इस लेक्चर में डिस्कस कर देता हूँ और टाइप 2 मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो टाइप 1 प्रॉब्लम,
टाइप 1 प्रॉब्लम। ठीक है, अब जो हमारा ये टाइप 1 प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल होता है, मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बेस्ड, वो तो टाइप 0 प्रॉब्लम मान लो, मतलब काफ़ी सिंपल, मतलब दो चार्जेस दे दिए गए रहेंगे और उनके बीच डिस्टेंस दिया रहेगा, आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाना, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सिंपल है। टाइप 1 की स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूँ, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन two charged particle, the force acting between two charged particle is F। ठीक है, if one of the charge magnitude is increased, if one of the charge magnitude is increased by 40% and distance between them is decreased to 40%, then find out the new force, acting between them। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 प्रॉब्लम का एग्जाम्पल है। तो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर देता हूँ। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज एफ। दो कोई चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच फोर्स एफ लग रहा है, मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। इफ़ वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, सपोज ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका मैग्नीट्यूड हमने बढ़ा दिया 40% और डिस्टेंस बिटवीन देम को मैंने घटा दिया 40%। अब इसमें लोगों को मतलब मिस्टेक्स लोगों से होता है ये वर्ड से, पाई और 2, ये आपको बाई और 2 समझना है एक तरह से। यदि इंक्रीज्ड बाई है मतलब उसकी वैल्यू से 40% बढ़ा दी गई, तो वो वैल्यू प्लस 40%। लेकिन सपोज इंक्रीज 2 रहता है या फिर डिक्रीज 2 यहाँ पे है, तो डिक्रीज 2 मतलब उस वैल्यू में से 40% हम नहीं कर रहे हैं, उस वैल्यू को ही 40% कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। यदि मैंने लिखा रहता डिक्रीज्ड बाई 40%, तो वो डिफरेंट होता है इन कंपेरिजन टू डिक्रीज टू 40%। डिक्रीज्ड बाई 40% का मतलब होता है कि x माइनस, सपोज x से 40% घटा दिया, तो x इंटू एक्स का 40%, इसका ये डिक्रीज बाई का मतलब हुआ। यदि डिक्रीज टू मतलब x को ही हम 40% कर दिए हैं, तो इसका मतलब 2 हुआ। तो इसमें बाई और 2 को बस इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको समझना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो काफ़ी सिंपल है इसका सॉल्यूशन, हम मतलब शॉर्टकट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा F की वैल्यू दी हुई है। अब हमारे पास Q2 को तो सेम ही मान लेते हैं, Q1 डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। Q1 डैश हमारी दूसरी चार्ज है, उसको क्या किया गया, Q1 प्लस Q1 इंटू 40/100। ठीक है, तो उसका कितनी वैल्यू आ गई उसकी, उसका वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 7/5 Q1 आ जाएगा। ठीक है, और मैं R डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, R डिक्रीज टू ना, तो R इंटू 40/100, तो ये हो जाएगा 2/5R। ठीक है, तो हमने Q1 डैश निकाल लिया, R डैश निकाल लिया। अब F डैश हम निकालेंगे। F डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K Q1 डैश Q2 बाई R डैश स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो K इंटू Q1 डैश की वैल्यू है 7/5 Q1 इंटू Q2 में हमने चेंज नहीं किया, और यहाँ पे 2/5 R होल स्क्वायर। तो चलो F डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो 7/5 डिवाइड बाई
7/5 डिवाइडेड बाई 4/25। तो 4 डिनोमिनेटर में है, 25 न्यूमरेटर में है, तो ये 5, सो यहाँ पे 35 आ गया। तो 35/4 KQ1Q2/R²। तो ये हमारा एफ डैश की वैल्यू आ गई। चाहो तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। KQ1Q2/R² की वैल्यू एफ है, तो ये क्या आ जाएगा 35/4 टाइम्स एफ। तो हमारी न्यू फोर्स की वैल्यू जो हो गई 35/4 हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख देता हूँ। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज 100 न्यूटन। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है। इफ बोथ चार्ज पार्टिकल मैग्नीट्यूड इज ट्रिपल्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड ट्रिपल कर दिया गया, एंड डिस्टेंस is doubled, then find the new force acting between them। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चाहो तो आप स्क्रीन पॉज कर लो, थोड़ी देर के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, F इक्वल्स टू KQ1Q2/R² और F डैश इक्वल्स टू KQ1-Q2-R²। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो F की वैल्यू है 100 न्यूटन है और यहाँ पे F डैश की वैल्यू आपको निकालनी है। तो दोनों को ट्रिपल किया गया, तो K इंटू 3 टाइम्स Q1 3 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई, और डिस्टेंस को कितना किया, डबल किया गया, तो R डैश की वैल्यू हो जाएगी 2R, सो 2R होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, क्या जाएगा आपका 9KQ1Q2/4R²। तो एक तरह से 9/4 टाइम्स F, और F की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन, सो 9/4 इंटू 100, तो 425 इंटू 9 कितना होता है 225 न्यूटन। तो ये हमारा 225 न्यूटन हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने 2 प्रॉब्लम डिस्कस कर दिया, आई थिंक दैट्स इनफ। अब कूलम्ब्स लॉ में टाइप 2 प्रॉब्लम, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और टाइप 3 प्रॉब्लम्स भी होता है जो कि काफ़ी कॉमन है, तो उन दोनों को एज इट टुगेदर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।